हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज हिंद और आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर आप बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक मुझे आप बताना, थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं थोड़ा डबल माइंडेड हो रहा हूँ। कमेंट जरूर करना है इस चीज़ के ऊपर। कई दिनों के बाद आज वाइट बोर्ड शुरू किया है, तो थोड़ी लाइटिंग वगैरह सेट की हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वाइट बोर्ड पे ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील कर पा रहे हो, सही आपको दिख पा रहा है, या फिर जो पहले आप ग्रीन बोर्ड यूज़ कर रहे थे वो ज़्यादा बढ़िया था। तो दोनों के अंदर जो बढ़िया है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर से वापस, अगर ये वाइट बोर्ड के ऊपर विज़न बहुत बढ़िया चल रहा है तो वाइट बोर्ड का यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर से अगर ग्रीन बोर्ड के ऊपर है तो ग्रीन बोर्ड स्टार्ट कर देंगे। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी ग्रीन बोर्ड के अंदर, चौक वगैरह को लेके थोड़ा डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम थी, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लिए तो अपन 24 आवर अवेलेबल भी हैं, सारी प्रॉब्लम लेने के लिए रेडी भी हैं। तो ज़रूर बताना मुझे, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपसे क्लियर कर लूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो पहले जाके बेटे आप प्लीज़ प्रीवियस चैप्टर ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं होगा, उसके बारे में अच्छे से अगर आपको समझ नहीं आएगा, तो इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो ऑलरेडी आपको समझ ही नहीं आएंगी अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया तो। और अगर फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं रखा और बहुत ईजिली आपको ये समझ में आने वाला है। तो इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर की। तो सबसे पहले आप देखो, नाम से ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, कि आप पोटेंशियल के बारे में करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के बारे में करेंगे, और लास्ट के अंदर एक कैपेसिटेंस के ऊपर अब बात करेंगे, कैपेसिटर्स के ऊपर बात करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे, और कैपेसिटेंस ड्यू टू इन पैरेलल प्लेट ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो वन बाय वन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो एक एक वीडियो को अच्छे से समझते जाना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो मैं वर्ड स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से, और पोटेंशियल को पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो पोटेंशियल का देखो, अपन ने +1 क्लास के अंदर भी किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, एक पावर आना, जिसको जनरल फॉर्म के अंदर बोलते हैं कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है इस काम को करने का। ठीक है, पोटेंशियल किसको बोलते हैं, एक इनबिल्ट क्वालिटी है मेरे अंदर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, जैसे आपके अंदर काम करने की शायद पोटेंशियल मेरे से ज़्यादा हो, या फिर कई मेरे भाई लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जिनका पोटेंशियल शायद बहुत कम है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेबिलिटी, पावर। ठीक है, जनरल लैंग्वेज के अंदर आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जब भी आप किसी फील्ड के अगेंस्ट काम करते हो, फील्ड के अगेंस्ट काम करने का मतलब वर्क डन, तो जब भी आप किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे तब आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी आएगी, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे जो इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो जैसा एक ना मैक्सवेल ने एक बात बोली थी, ये वो क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं है, ये साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल, उन्होंने एक बात बोली थी कि जैसा आप देखो हाइड्रोस्टैटिक के अंदर प्रेशर की जो वैल्यू होती है, फ्लूइड के अंदर प्रेशर, तो फ्लूइड क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टेम्परेचर की एक वैल्यू होती है कि हमेशा जो हीट फ्लो करती है
वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल का रोल है। अब इसके अंदर कौन मूव करेगा? चार्ज मूव करता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो जैसा प्रेशर का काम है, टेम्परेचर का काम है, वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल का काम होता है, चार्ज को मूव करवाने का काम फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और मूव करवाना मतलब एक एनर्जी को क्रिएट करना, एक एनर्जी देना। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग एनर्जी। एनर्जी को अचीव करने की जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, और आगे इस पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करें? तो पोटेंशियल को समझने से पहले एक वर्ड को समझना पड़ेगा अपने को, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसको? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, किसी भी पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, ना ही ये पॉसिबल है कि आप किसी का भी पोटेंशियल निकाल पाओ। या अगर मैं बोलूँ कि मेरी बॉडी के अंदर कितना पोटेंशियल है तो नहीं निकाल सकते। कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी के अंदर कम पोटेंशियल है काम करने का या ज़्यादा पोटेंशियल है? जब मैं अपने आप को कंपेयर करूँगा किसी के साथ, जैसे मैंने आपके साथ कंपेयर किया कि आपसे मेरी पास वर्क करने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, या मैं आपके पास मुझसे वर्क करने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। तो जब मैं अपने आप को कंपेयर करूँगा तभी तो पता चलेगा ना मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो जब तक आप कंपैरिजन नहीं करते तब तक आप किसी भी बॉडी का आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे मेरे अगर 100 है मेरा पोटेंशियल तो आपका 80 है, तो यहाँ पर एक क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, जिससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर 20 जो है पोटेंशियल आपसे ज़्यादा है। ठीक है, या फिर मेरा 20 पोटेंशियल आपसे कम भी हो सकता है। तो जब मैं कंपेयर करता हूँ दो बॉडीज़ के पोटेंशियल को तब पता चलता है कि मेरी बॉडी का पोटेंशियल कितना है। तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है। तो जब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तभी आप किसी भी बॉडी का पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज आप किसी भी बॉडी का पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट कर सकते आप, कि उस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो जैसे मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखो, पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कर आए हैं बहुत अच्छे से। इस पॉइंट चार्ज के, क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, सपोज क्यू चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलाका है ये। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दोनों पॉइंट हैं, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल वी, जिसको जनरल लैंग्वेज में ना वोल्टेज बोलते हो आप, है ना। और फिजिक्स की लैंग्वेज इनको बोला जाता है पोटेंशियल, जनरल लैंग्वेज में आप बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो सपोज यहाँ का जो पोटेंशियल है वो है VA और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है VB, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। ठीक है, और हमेशा जैसे अपन ने बोला था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है तो आप किसकी हेल्प लो? तो आप हेल्प लेते थे, तो आप कहते थे कि एक टेस्ट चार्ज को उठाओ, वहाँ रख दो और टेस्ट चार्ज से पता चल जाएगा कि उस पॉइंट का कितना जैसे अगर अपने को ये इस क्यू चार्ज का अगर यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देते थे और ये टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता था। फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या निकल जाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता था। अब अपने को यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे? टेस्ट चार्ज के फिर से यूज़ करोगे। सपोज यहाँ पर अपने एक टेस्ट चार्ज लिया, यहाँ रख दिया एक टेस्ट चार्ज। सपोज वो टेस्ट चार्ज क्या क्यू नोट है, जिसको पहले भी आप क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते आए हैं। ठीक है, इस चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, मूव करना है। ठीक है, तो जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो क्या करेगा? इस फोर्स लगेगी इसके ऊपर,
है ना, कोई फोर्स लगाएगा इसके ऊपर तभी तो ये चार्ज मूव करता हुआ कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ इस तरफ मूव करेगा। और जब किसी के ऊपर देखो फोर्स लगाएं और वो क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उसको बोलते हैं वर्क डन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, वर्क डन करेगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक और फोर्स भी लग रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इस तरफ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इस तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज भी क्या मानते हैं आप, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ, एक ही तरफ मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की आपको क्या डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यही होगा ना। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 100 है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या 80 है, या उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस वे के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा निकाल, जैसे मैंने ऐसे लिख देता, VB माइनस VA लिख सकता था मैं। VA माइनस VB क्यों लिखा, हमेशा आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकालना। अपने को कोई मैटर नहीं है कि यहाँ पर वैल्यू कम है या यहाँ पर ज़्यादा है, या यहाँ पर ज़्यादा है या यहाँ पर कम है। आपने देखना है कि टेस्ट चार्ज कहाँ गया है, तो फाइनल माइनस हमेशा इनिशियल करना है आपको। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, VA माइनस VB, तो वो कहाँ पे आया, A पे आया, तो आप क्या लिखोगे, VA माइनस VB, ना कि VB माइनस VA लिखोगे। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर होगी। ठीक है, हाँ जी, अब देखो आगे क्या लिखोगे आप। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू, अब इसने क्या किया, यहाँ पर वर्क डन किया। ठीक है, वर्क डन, और ये वर्क डन कब किया, जब एक्सटर्नल फोर्स लगी। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये वर्क डन किसने किया, टेस्ट चार्ज ने। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आप डेफिनेशन इसकी लिखोगे हाँ जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, the work done by unit positive test charge from 1.2 another point, 1.2 another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे है, from one point to another point of same electric field and opposite to the, किसके अपोजिट हुआ ये, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ, और वर्क डन कैसे हो रहा है, इस तरफ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क, ये मैंने एक्सटर्नल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ है। इस पॉइंट को भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, प्लीज़ यहाँ तक राइट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, ठीक है, कर लिया राइट। हाँ जी, इस बात को देखना अब और अच्छे से क्लियर करते हैं सारी बातें। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाना, नोट करते जाना। ठीक है, और अपने नोट्स बनाते जाना साथ साथ। ठीक है, कैमरा चेक कर लूँ मैं, चल भी रहा है या नहीं। हाँ, चल रहा है। हाँ, देखो अब क्या चीज़ है यहाँ पर। तो मैंने बोला अभी वर्क डन, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले क्या हैं
कि अभी जो मैंने बोला था कि ये एक जैसे ही टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पे आया, बी पॉइंट से इस तरफ मूव करता हुआ, ठीक है, तो इसने क्या किया, वर्क डन किया यहाँ पर, ठीक है। और किसके अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, इस तरफ। आपने क्या लगाई, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई इस तरफ। आपने हमेशा जो वर्क डन निकालना है ना, वो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से निकालना है। अगर आप इस फोर्स के चक्कर में पड़ गए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चक्कर में पड़ गए, तो आप माइनस प्लस के चक्रव्यूह के अंदर ही घूमते रह जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आपने एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है, बस उसी के पीछे सारी राम कहानी को समझते जाना है, ठीक है। आपने एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट को अकॉर्डिंग सारा वर्क जो हुआ, इस एक्सटर्नल फोर्स के कॉन्सेप्ट को लेके ही चलना है आगे। इस फोर्स को मत समझना, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ गए तो माइनस प्लस में उलझ जाओगे आप, और आगे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब माइनस साइन लेना है या नहीं लेना, ठीक है। तो आप हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क करोगे आप, ठीक है। हाँ जी, पहली बात तो ये थी, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होती है कि ये जो फोर्सेस होती हैं, ये दोनों फोर्सेस, ये हमेशा इक्वल अप लेते हैं, ठीक है। कि जो F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, ये हमेशा इक्वल होती है F एक्सटर्नल की, हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। मान लो 5 न्यूटन फोर्स इस तरह से लग रही, तो 5 न्यूटन फोर्स ही मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट चार्ज है, इसके अंदर एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो। जैसे ये टेस्ट चार्ज अगर इसके ऊपर मैं इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ इसको, और आगे से इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ से, इसके अपोजिट, मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए कि इसके अंदर एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो, मतलब इसकी स्पीड के अंदर चेंज ना आए इस टेस्ट चार्ज की। तो मैं क्या करूँगा, जितनी फोर्स आगे से लगेगी उतनी फोर्स इधर से लगा के इसको इतना स्लोली मूव करवाऊँगा कि इसके अंदर स्पीड के अंदर चेंज ना आए इसकी। और स्पीड में अगर चेंज नहीं आएगा टेस्ट चार्ज की, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होएगी। और अगर स्पीड में चेंज भी नहीं आएगा, तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं यहाँ पर फिजिक्स की, कि इस टेस्ट चार्ज को जब आप मूव करवाते हो तो उसकी स्पीड इतनी कम होनी चाहिए कि उसकी वेलोसिटी के अंदर या उसकी स्पीड के अंदर चेंज नहीं आए। चेंज नहीं आने का मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। और अगर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, स्पीड में भी चेंज नहीं आएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। और ये पॉसिबल कब होगा, जब आप जो फोर्स लगा रहे हो टेस्ट चार्ज के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स, और आगे से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, उनकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। बट ये क्या होती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है, इसलिए इनकी वैल्यू को क्या लिया जाता है, एक की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। ये अजम्पशन आगे मैं लिखवा भी दूंगा आपको कि क्या क्या अजम्पशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर, हाँ जी, तो सिंबल मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो। तो फॉर्मूला क्या बना था अपने पास, VA माइनस VB इज इक्वल टू W वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला बन गया था। अच्छा, अब SI यूनिट की मैं बात करूं इसके, तो SI यूनिट क्या बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट बनेगा यहाँ से, SI यूनिट वो बनेगा, वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलाम, जूल पर कूलाम। और ऑन द नेम ऑफ द ओनर अलेजेंड्रो वोल्टा, ऑन द नेम ऑफ द ओनर, क्या नाम था, अलेजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम के ऊपर ही उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। तो उन्हीं के नाम के ऊपर इसका SI यूनिट दूसरा रखा गया, जिसको बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट सिंबल यूज करते हैं कैपिटल V, ठीक है। आई बात समझ में ये, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं जूल पर कूलाम होता है, ठीक है। हाँ जी, और CGS यूनिट आप यूज़ कर सकते हो इसका, हाँ जी, CGS यूनिट रहेगा स्टेट कूलाम,
ठीक है, और 1 वोल्ट इक्वल होता है 1/300 स्टेट कूलम के इक्वल होता है। ध्यान रखना इस बात का भी, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, ऐसा यूनिट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बाकी ये आपकी नॉलेज के लिए है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट कूलम, ठीक है। तो 1/300 स्टेट कूलम के इक्वल होता है। हाँ जी, राइट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अच्छा, अब ये देखो बना किससे है, वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपने पास पोटेंशियल होता है ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। वाइल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर एक चीज समझना, ये तो अपने बात चल रही थी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब अगर मुझे इस पॉइंट का, ठीक है, जैसे ये टेस्ट चार्ज था यहाँ, सोर्स चार्ज था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने ये रखे हुए थे दोनों पॉइंट, ठीक है। मुझे अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट ए। तो मैं क्या करूँगा, कैसे निकालूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर अब मैं पॉइंट बी कंसिडर नहीं करूँगा, मैं क्या करता हूँ, उस टेस्ट चार्ज को कहाँ ले चल जाता हूँ, इन्फिनिटी पे लेके चला जाता हूँ। मुझे पता है कि इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अगर मैं टेस्ट चार्ज को उठाया और कहाँ ले गया, उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पे ले गया कहाँ ले गया, इन्फिनिटी पे ले गया, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल भी वहाँ पे क्या माना जाता है, ये हमेशा एक फिजिक्स की अजम्पशन और है कि इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हमेशा 0 कंसिडर करते हैं। ये अजम्पशन है, रियल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये अजम्पशन लेके ही आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। अदरवाइज किसी भी पॉइंट पे ऊपर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वो आप पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा क्या करना है, जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है आपको, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट का, तो आप क्या करोगे, टेस्ट चार्ज को कहाँ ले जाओगे, इन्फिनिटी पे ले जाओगे, और इन्फिनिटी से ही कंपेयर करके आप इस पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, जैसे अब अपने को ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो ए पॉइंट पे कैसे पोटेंशियल निकलेगा, अपन ने क्या किया, टेस्ट चार्ज को उठा के इन्फिनिटी पे ले गए, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये वाला जो क्यू नोट चार्ज है ये यहाँ से वर्क करता हुआ यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट आ गया ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट कहाँ पहुँच गया, ये बी पॉइंट चला गया इन्फिनिटी पे, ये बी पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल। और इन्फिनिटी पे अभी मैंने आपको बात की कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी एजम्पशन करके चलनी है, अपने को हमेशा 0 अज्यूम करनी है। तो अगर मैं वहाँ पे 0 अज्यूम करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी होगी, वी ए माइनस ये तो 0 हो गया, वी बी की वी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। तो ये मेरे पास इस पोटेंशियल का ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो डब्ल्यू बाय क्यू, मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। जब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस से ही हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट आप कर सकते हो। और क्या कंडीशन है कि टेस्ट चार्ज को उठाओ और इन्फिनिटी पे ले जाओ, और इन्फिनिटी का हमेशा यही अज्यूम करके चलना है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 अजम्पशन बताई हैं फिजिक्स के अंदर कि जो हमेशा अपने को लेके चलनी है। वो 2 अजम्पशन क्या है, फर्स्ट अजम्पशन क्या थी, नोट्स के अंदर बनाते जाना, लिखते जाना। अजम्पशंस क्या हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट अजम्पशन अपन ने क्या मानी है कि जो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होती हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, एट इन्फिनिटी द पोटेंशियल, at infinity the potential is always 0, is always 0. Second,
थर्ड अपन ने क्या अज्यूम किया है, हाँ जी, देर इज नो एनी चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, देर इज नो एनी चेंज इन स्पीड ऑफ टेस्ट चार्ज और there is no any acceleration produced in the test charge due to which kinetic energy remains same, due to which kinetic energy remains same, ये भी लिख लेना आप, ठीक है, due to which kinetic energy remains same, due to which kinetic energy remains same, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट क्या लिखना है यहां पर, हाँ जी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, नंबर 4 बनेगा ना ये, हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस होती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर भी अपन ने बात करी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चार्ज को आप कहाँ से घुमा के लेके आ रहे हो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती हैं ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज दे डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, they do not depend on path, they depend only on initial to final position, ये बातें भी आप ध्यान रखना, ये assumptions हैं यहाँ की, ठीक है, जो अपने को आगे लेके चलनी है सारी, ठीक है। ये तो श्योर है, ये एजम्पशन नहीं है, ये श्योर है ये बात कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। मेन एजम्पशन जो हमेशा फिजिक्स के अंदर लेके चलेंगे वो ये वाली है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा जीरो लेके चलेंगे, फोर्सेस इक्वल और अपोजिट लेके चलेंगे, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वापस इसी टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी अगर मैं ऐसा यूनिट कहूँ तो इसका भी वही सेम है जो पोटेंशियल डिफरेंस का था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी ऐसा यूनिट क्या रहेगा, वही सेम, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, कैपिटल वी से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल वर्क डन बाय 1 कूलम्ब चार्ज। 1 वोल्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या आप बोल दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब 1 वोल्ट होगा इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं बोलूं यहाँ पर पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट का मतलब क्या बना, 1 वोल्ट का मतलब बना कि 1 जूल जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब चार्ज है, ये 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना वर्क डन किया, उसने 1 जूल वर्क डन जब वो करेगा तब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, when 1 कूलम्ब चार्ज वर्क डन, the work done by 1 कूलम्ब चार्ज, लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन, when 1 जूल वर्क डन by 1 कूलम्ब चार्ज, कौन सा चार्ज है ये, टेस्ट चार्ज, ठीक है, देन द पोटेंशियल at that point, the point is 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना। और जिस डिवाइस से पोटेंशियल को मेज़र किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको बोला जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है। द डिवाइस विच यूज टू मेज़र
द पोटेंशियल इज नोन एज वोल्ट मीटर, ये रेज कर लेना और लिख लेना इसको, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, द डिवाइस which is used to measure the potential difference in an electric circuit is known as voltmeter, is known as voltmeter, and voltmeter always connected in, voltmeter always connected in parallel, connected in parallel in an electric circuit because it has high resistance, बिकॉज इट हैज़ हाई रजिस्टेंस। हमेशा वोल्ट मीटर को एक सर्किट के अंदर पैरेलल में लगाया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। ठीक है, तो राइट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, कर लिया राइट, इरेज कर रहा हूँ मैं। अब मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ों को। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, मेन टॉपिक जिसकी डेरिवेशन एग्जाम के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब अपने पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक थे वही सारे यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो समझते जाना, सो मत जाना। अगर नींद आ रही है आपको तो थोड़ी देर आप रेस्ट भी कर सकते हो, ब्रेक कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, 10 मिनट बाद कर लेना, ठीक है। तो लेकिन करना ज़रूर है भाई, जोर लग रहा है समझाने में, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन अपनी तरफ से। देखो हर कोई जो टीचर होता है वो 100% देता है ना, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपना 100% देने की। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 24 आवर अवेलेबल हैं आपके लिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। तो अब निकालते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो बेटे अपने पास ये पॉइंट है Q, एक सोर्स चार्ज ले लिया Q, ठीक है। इससे R डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है, एक R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, R डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है। अब इस P पॉइंट पे, P पॉइंट की वजह से अब अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस P पॉइंट, एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर इस सोर्स चार्ज का कितना होगा, इस P पॉइंट की वजह से अपने को कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, पहले तो यहाँ का अपने को पोटेंशियल पता होना चाहिए P पॉइंट का। तो कैसे निकालेंगे यहाँ का, अगर अपने को पोटेंशियल निकालना है तो टेस्ट चार्ज को उठाया और कहाँ ले गए, इन्फिनिटी पे ले गए। टेस्ट चार्ज को उठाया और कहाँ ले गए, इन्फिनिटी पे ले गए टेस्ट चार्ज को, है ना। जो भी मैं आपको समझा के आया था, किसी भी पॉइंट का अगर अपने को पोटेंशियल निकालना है तो उठाओ टेस्ट चार्ज, इन्फिनिटी पे ले जाओ, और इन्फिनिटी पे अपने को पता है कि वहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो वहाँ से अब ये वर्क डन करता हुआ टेस्ट चार्ज वो आएगा P पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये वर्क डन करता हुआ कहाँ से आएगा, यहाँ P पॉइंट पे ऊपर। जैसे ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस तरफ लगेगी, और आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो इस तरफ लगाओगे, है ना, F एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल की तरफ से ही अपने को तो सारी कहानी समझनी है, ठीक है।
और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल और अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो अब कहानी देखो, यहाँ पर पोटेंशियल निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, क्या था पोटेंशियल निकालने का, इस पी पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। अच्छा, अब अपने को वर्क डन निकालना है, सारी कहानी यहाँ पे आती है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कहाँ से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक है। ठीक है, अब वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना डिस्टेंस है, तो अपने को नहीं पता। ठीक है, सारी कहानी यहाँ पर आ जाती है। तो इन्फिनिटी से लेके पी तक का पॉइंट का डिस्टेंस कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं रास्ते के अंदर ये 2 पॉइंट कंसिडर कर लूँ, छोटे छोटे पॉइंट, और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं बोलूँ कि ये जो पॉइंट है ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, तभी आप बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो रहा है, सपोज ये डी आर डिस्टेंस है, या मैं बोल दूँ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, कोई भी आप नाम दे सकते हो, और ये क्यू पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर है, तो अगर मैं स्मॉल यहाँ पर वर्क डन निकाल दूंगा कि फोर्स तो देखो कंटिन्यू लग रही है, एफ एक्सटर्नल तो कंटिन्यू उसके ऊपर लग रही है, अगर मैं इतने से डिस्टेंस पे वर्क डन निकाल दूंगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू निकाल दूंगा, तो फिर मैं इंटीग्रेशन की हेल्प से सारे का सारा वर्क डन कितना हुआ वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, मुझे सारे वर्क डन के लिए डिस्टेंस नहीं पता ये कितना है, डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया ये मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि रास्ते में एक छोटे से पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। अगर मैं छोटा सा वहाँ पे वर्क डन निकाल लूँ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके, और फोर्स तो एफ लग ही रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर मैं स्मॉल वर्क डन निकाल लिया मैंने, तो बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मैं कंप्लीट वर्क डन निकाल सकता हूँ। और अगर मेरे पास कंप्लीट वर्क डन निकल गया तो मेरे पास पोटेंशियल अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन निकालते हैं इस केस के लिए। तो देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ 1। तो जैसे जैसे ये मैंने डायग्राम के बारे में समझाया, आप अपने नोट्स के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए एग्जाम के अंदर, तो जैसा डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी डायग्राम को आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसके बारे में लिखो। ठीक है, हाँ जी। तो अब वर्क डन निकालते हैं। तो अगर स्मॉल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो स्मॉल वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स, तो जो एफ लग ही रही है फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पर एफ डॉट डी एक्स। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव करूँगा तो क्या लगेगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल फोर्स मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल इस तरफ लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, तो दोनों में एंगल कितना होगा यहाँ पर 0। और अगर कोस थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो डी डब्ल्यू इज कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये अपने पास क्या हो गया, एफ डी एक्स कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो अपने पास वर्क डन कितना आ गया, एफ डी एक्स। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अगर मैं एफ की वैल्यू निकालूं, नाउ फोर्स जो एक्सटर्नल, ये कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और मैंने बताया अभी आपको, नाउ जो एक्सटर्नल फोर्स होती है ये इक्वल और अपोजिट होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पर, उसके एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए तो मुझे क्या चाहिए होता है, फोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, इतनी दूर का डिस्टेंस चाहिए, तो वो तो है नहीं। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल लूँ तो इसकी वैल्यू तो अपने आप ही पता चल जाएगी मुझे। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसकी वैल्यू होगी, हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, के क्यू नॉट
बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ तक का एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है ये वाली कि इस पॉइंट पे जो चार्ज है उसके ऊपर कितनी फोर्स इस तरफ लग रही है, जितनी इस तरफ से लग रही है, इस तरफ से कितनी फोर्स लग रही है तो कितनी है के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो जाएगी, ये तो कौन सी निकाल दी अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, सिमिलरली जो एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स वो भी कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू, क्योंकि आप उसका अपोजिट लोगे ना इसको, तो माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर हो जाएगी। ये इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू की यहाँ पुट कर दो आप। ठीक है, तो नाउ वर्क डन कितना आ जाएगा, नाउ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वेयर इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी एक्स। ये अपने पास क्या निकल गया, स्मॉल वर्क डन निकल गया। अब अपना टारगेट क्या था, कंप्लीट वर्क डन निकालना। तो कंप्लीट वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विद लिमिट, विद लिमिट। अच्छा, अब लिमिट क्या पुट होगी, डी डब्ल्यू वर्क डन। ठीक है, इधर लिमिट क्या पुट करेंगे, कहां से कहां तक अपन ने निकाला ये वर्क डन, इन्फिनिटी से इस आर डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी से चले और कहां पे आगे, इस आर डिस्टेंस तक का वर्क डन निकाला अपन ने। ठीक है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक का। ठीक है, तो माइनस के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। हाँ जी, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आते हैं, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू 0 टू आप डब्ल्यू लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चले ना, 0 था, 0 से यहाँ तक आते हुए कितना हो गया, डब्ल्यू वर्क डन हो गया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या रह जाएगा, डब्ल्यू रह जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले ली, ओनली इंटीग्रेशन किसका होगा, इन्फिनिटी टू आर 1 बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स का। ठीक है, तो राइट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। इस तरह से मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए, तो ये पावर इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, एक्स के इंटीग्रेशन करोगे तो पावर ऊपर चलिएगी -2, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, वही पावर नीचे लिखी जाती है। ठीक है, तो x की पावर कितनी होगी, ऊपर -1 बाय -1। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 बाय एक्स लिख सकते हो, क्योंकि ये x नीचे आ जाएगा, तो -1 बाय एक्स। कहानी समझ में आई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, माइनस के क्यू नॉट, हाँ जी, इंटीग्रेशन किया तो -1 बाय एक्स, लिमिट इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, हाँ जी, इंटू अपर लिमिट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 1 बाय इन्फिनिटी होता है 0, तो ये तो हो गया 0, और ये माइनस अंदर पड़ा, ये बाहर आएगा, तो इस माइनस के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो W की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, के क्यू नॉट बाय आर, के क्यू नॉट बाय आर। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक। आई थिंक मैं बड़े प्यार से और बड़ा स्लोली इस टॉपिक को समझा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूर वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन इस टॉपिक को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो W की वैल्यू, ये कौन से वर्क डन की, हमेशा देखो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अपने को जो वर्क डन निकालना है वो भी एक्सटर्नल फोर्स का लेना है। ठीक है, वर्क डन भी हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का लेना है। ठीक है, इंटरनल फोर्स से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर इंटरनल फोर्स जो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके चक्कर में पड़ गए तो आप माइनस प्लस में उलझ के रह जाओगे। ठीक है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी आ गई, के क्यू नॉट, सॉरी, एक्सटर्नल वर्क डन जो अपन निकाला, के क्यू नॉट बाय आर, ये वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, V
P, मतलब P पॉइंट पे जो अपन ने पोटेंशियल निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा K। अब K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। तो K Q नॉट बाय Q नॉट, और साथ में क्या था यहाँ पर R भी है, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो Vp की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, हाँ जी, तो Vp की वैल्यू कितनी आ गई पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू आ गया KQ बाय R। तो यहां से कई बातें क्लियर होगी कि जो अपन ने P किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो KQ बाय R। तो यहाँ से एक बात तो ये क्लियर हुई कि ये पोटेंशियल जो है टेस्ट चार्ज की तो कहानी ख़त्म ही हो जाती है। टेस्ट चार्ज तो यहाँ पर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं वो। सेकंड थिंग जो यहाँ से क्लियर होती है कि Vp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, कि Vp का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P था, या आप जनरल पोटेंशियल भी बोल सकते हो अब, कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होगा। और सेकंड थिंग, जो पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता था, KQ बाय R, ठीक है। पोटेंशियल जो होता है KQ बाय R होता है। और डायपोल के केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, KQ बाय R क्यूब था, वहाँ पर R क्यूब के अकॉर्डिंग आता था, ठीक है। फील्ड के अंदर स्क्वायर आता है और पोटेंशियल में ओनली R आता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मैं यहाँ पर इस वे के अंदर ग्राफ भी बनाता हूँ, ठीक है, R वर्सेस V, तो अपने को इस वे के अंदर इसका ग्राफ मिलेगा कि जैसे जैसे आप R की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे तो V की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आपको इस वे के अंदर ग्राफ मिलेगा इसका, ठीक है, राइट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा टॉपिक इसके ऊपर ही बेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाला है, ऐसे ही ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, जो आज के लेक्चर का अपना लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। वीडियो को चेक कर लूँ, चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि बहुत सारे चार्जेज हों। जैसे अभी अपन एक चार्ज की वजह से अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब या बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ चार्जेस की वजह से। तो जैसे ये एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल निकालना है, और ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं। सपोज ये Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, जिसका डिस्टेंस इस P से कितना है, R1 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। सपोज एक ये Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, जो इसका डिस्टेंस है ये R2 है इससे, ठीक है। सपोज ये एक Q3 चार्ज पड़ा हुआ है R3 डिस्टेंस पे। ऐसे ही बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं। सपोज इस सिस्टम के अंदर N चार्ज पड़े हुए हैं, N चार्ज पड़े हुए हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको करवाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, 2 बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज हुआ है। फोर्स के लिए अलग किया था अपन ने, है ना, और चार्ज के लिए अलग से किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अब इस पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल इन सभी के इंडिविजुअल जो पोटेंशियल आएंगे उन सभी के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। सभी का क्या कर देना है, सम कर देना है। जैसे Q1 की वजह से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 की वजह से कितना होगा, आप बोले V1 इज इक्वल टू क्या होगा, K, हाँ जी, Q1 बाय R1, ऐसे ही होगा, ठीक है। ऐसे ही ड्यू टू Q2 कितना होगा, V2 की वैल्यू क्या होगी, K Q2 बाय R2,
ये होगा, ठीक है। ऐसे ही V3 की वैल्यू क्या होगी, K Q3/R3। ऐसे ही V अप टू Vn की वैल्यू क्या होगी, K Qn/Rn होगी। तो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पोजिशन प्रिंसिपल हाँ जी, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल पोटेंशियल, द टोटल या बोल दूं मैं नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P कितना होगा, V टोटल पोटेंशियल बोल देते हैं, इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn। इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करो, V1 की वैल्यू क्या है, K Q1/R1 प्लस K Q2/R2 प्लस K Q3/R3 प्लस अप टू K Qn/Rn, ठीक है। तो कॉमन क्या आ गया, सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ गया अंदर क्या रह जाएगा, हाँ जी, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 और प्लस अप टू Qn/Rn। इसको अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा इसको, V इज इक्वल टू, हाँ जी, K तो बाहर आ रहा है, ठीक है, K अंदर समेशन I इज इक्वल टू 1 to N, 1 से लेके कहाँ तक है, N तक है। तो क्या लिखेंगे, QI/RI, QI/RI, ठीक है। तो ये पोटेंशियल निकल जाता है एक सिस्टम के अंदर, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस की वजह से। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा मैं। तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना, घर पे रहना, सुरक्षित रहना। और मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोनों में से वाइट बोर्ड और जो ग्रीन बोर्ड है, दोनों में से किस बोर्ड के ऊपर विज़न बढ़िया क्लियर हो पा रहा है। तो थैंक यू सो मच।